जी, कल हम बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने जो पहली चीज़ पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो डिविडेंड पाकिस्तान से कमाया जाएगा वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा, वो तो फाइनल टैक्स रिजीम है और उस पर नॉर्मल रेट नहीं लगेंगे, बल्कि उस पर जो रेट लगेंगे वो लगेंगे फाइनल टैक्स रिजीम वाले। ओके, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि डिविडेंड को जो है अगर पाकिस्तान से रिसीव होगा तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा, लेकिन अगर डिविडेंड जो है वो रिसीव होगा बाहर के मुल्क से तो फिर वो चला जाया करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो फिर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देंगे। ओके, उसके बाद हमने अगला कौन सा पॉइंट पढ़ा था? रॉयल्टी। रॉयल्टी भी कहाँ जाएगी? बोले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। फिर हमने पढ़ा था कि एडिशनल जो डिले रिफंड हुआ है वो नहीं जाएगा अदर सोर्स में, बल्कि डिलेड रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एडिशनल पेमेंट, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्राउंड रेंट, यानी आपने अपनी ज़मीन किराए पे दे दी और अगले ने उसके ऊपर तामीर कर ली, तो जो ग्राउंड का रेंट होगा वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फिर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे दे दिया, और सॉरी, किसी ने आपको लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे दी, आपने वो आगे सब किराए पे दे दी, तो ये जो आपकी इनकम आएगी ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, क्योंकि बीइंग एन ओनर आप वो किराया नहीं रिसीव कर रहे। टीए को बुलाएं। और प्लान बिल्डिंग को प्लान मशीनरी के साथ किराए पे दे दिया, या आपने कोई घर किराए पे दिया उसके साथ कनेक्टेड सर्विसेज दी, ये सारा भी कहाँ जाएगा? पेंशन और एन्युटी आमतौर पे तो सैलरी इनकम में जाया करेगी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के अलावा किसी से मिली तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। प्राइस बॉन्ड वगैरह जितना भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। पॉइंट नंबर आई। अच्छा जी, कितने लोगों के पास नोट्स नहीं है? हाथ खड़ा करें। एक दो कॉपीज ला दें भाई। ओके भाई, 3-4 कॉपीज नोट्स की ला दें। अच्छा, ये देखें, एक सुहानी सुबह आप सोए हुए थे, पंखा चल रहा था सुबह सुबह, और आप मंजी के ऊपर जो है वो पड़े हुए थे। अच्छा जी, अब जो है वो सुहानी सुबह को ज़मीन अपने ख़जाने उगलने लगी, ज़मीन अपने ख़जाने उगलने लगी। जब ज़मीन अपने ख़जाने उगलने लगी तो आप उन ख़जानों की ताब ना ला सके, और आप जो है रंग बदल गया आपका, आप छत तक पहुंच गए। ये ज़मीन अपने ख़जाने उगल रही है, ये ख़जाने आपको जो है छत तक लेके चले गए। लकीली आपके पास फ़ोन था, आपने सुराख करके इधर से जगह निकाली थोड़ी सी, आपने गवर्नमेंट को फ़ोन लगाया कि ज़मीन ख़जाने उगल रही है, खुदा के लिए मुझे भी निकालो, ख़जाने भी निकालो। तो आमतौर पे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, चाहे कोयला निकले, तांबा निकले, पीतल निकले, हीरा निकले, तो ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं आमतौर पे। तो जाहिर बात है, आप कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को, आप डिस्टर्ब हुए तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ आपको कंपनसेट करेगी। तो जो कंपनसेशन गवर्नमेंट आपको पे करेगी, दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। टाइम पे आया करें, क्लास का एक टाइम होता है ना। पॉइंट आई, एनी अमाउंट रिसीव्ड, कोई भी पैसे आपको मिले। एनी आना होता है, रोजाना आना होता है। अच्छा, आना होता है। पॉइंट नंबर आई, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर यूजिंग प्रॉपर्टी और एक्सप्लॉइटिंग प्रॉपर्टी। आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को इस्तेमाल करने दी है, उसके बदले आपको कुछ कमीशन मिला है, एनी अमाउंट रिसीव्ड, इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ राइट, आपने अगले को हक दे दिया है टू एक्सप्लोर नेचुरल
कि मेरी जमीन तक आ जाए और मेरी जमीन से आके कौन से रिसोर्सेज निकाले, नेचुरल रिसोर्सेज निकाले, so that all will go into income from other source. तो बोले any amount received for providing property, for providing use of property, for exploiting property. Mr. Hassan is the owner of a farm in outskirts of Balochistan. A team of gemstone experts approaches him and makes him aware of the fact that there may be a possibility of treasure underneath his farm. Mr. Hassan has no necessary knowledge and investment to explore the treasure. He permitted the experts to exploit the property. 1,25,000 रुपये उसने कहा मुझे पर मंथ दे दें, तो ये 1,25,000 मिस्टर एहसन साहब की क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आप अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी को एक्सप्लॉइट करने दें तो जो उससे पैसे आ रहे होंगे आपके पास, तो दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैटरडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, ये टीए को सिलेबस भेज दो। इस दफ़ा जो आपका टेस्ट होगा उसका सिलेबस होगा सिर्फ चैप्टर 4 और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अगले चैप्टर के साथ मिक्स करके अगले टेस्ट में हम डाल देंगे। सैटरडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा। ओके, टेस्ट आप किसी भी टाइम टेस्ट रूम में जाके दे सकते हैं, क्लास से पहले भी क्लास के बाद भी, जो टाइम आपको सूट करे। ओके, ऑनलाइन वालों को फिर ग्रुप्स में बता दिया जाएगा, वो पूछ लें सबमिशन का तरीका। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि मुझे ये ख़जाने के बदले पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो ख़जाना ही थोड़ा बहुत दे दें, तो फिर ऐसी सूरत में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी इन काइंड। गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी इन काइंड, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पे 3 किलो सोना निकाला है तो उसमें से थोड़ा सा सोना आपको दे देंगे, तो फिर आपको पैसे मिल रहे होंगे, अमाउंट रिसीव हो रही होगी, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट मिल रही होगी। तो ये फ़र्क है दोनों में कि इधर आपको क्या मिलेगी, अमाउंट रिसीव होगी, और इधर आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट रिसीव होगा। वो बेनिफिट इन कैश होगा या इन काइंड होगा, इन काइंड होगा। तो अगर आप पैसे लें तो आई, अगर आप पैसे ना लें तो जे। बहुत जगह आने तो आगे पहली रो भी खाली है पूरी पड़ी हुई। ओके, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, अंग्रेजी वही है, फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, फॉर यूजिंग प्रॉपर्टी और फॉर एक्सप्लॉइटिंग प्रॉपर्टी। आपने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने दी, एक्सप्लॉइट करने दी, इस्तेमाल करने दी, so that all will be your income from other source. Okay, अगला कॉन्सेप्ट मोहतरम ये है कि Mr. Aslam is using a shop in Shah Alam market. असलम साहब जी, किसके पास नोट्स नहीं है, हाथ खड़ा करें। इतने ज्यादा लोग हो गए, पहले तो 4 ने हाथ खड़ा किया था, जिन 4 ने पहले किया था उनको लाके देंगे, ये तो कोई तरीका नहीं। और किसके पास नहीं है, और कोई हाथ खड़ा करें, और चलें। Mr. Aslam is using a shop in Shah Alam market. He vacated the possession of property in 2010.
2010 असलम के पास एक शॉप है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर असलम इज यूजिंग अ शॉप इन शालम मार्केट। ही वेकेटेड द कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी इन 2010। और ये शॉप किसको दे गया है? ये शॉप दे दी है बाबर को। ही विकेटेड द कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी इन 2010 एंड रिसीव 6 लाख फ्रॉम बाबर। और बाबर से इसने कितना रिसीव किया है? 6 लाख। तो असलम यूज कर रहा था प्रॉपर्टी, तो इसने बाबर से 6 लाख रुपया पकड़ लिया है, जिसको इसने प्रॉपर्टी हैंड ओवर की है। अर्लियर इन 2005। अब ये किस क्यों होगा ये वजह कि असल में असलम प्रोबेबली होगा किराएदार। जब असलम किराएदार था तो असलम ने कहा कि मुझे ये प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। बाबर आया, बाबर ने कहा यार तुम निकलो इधर से। असलम ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं निकलता, मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ ये, और मेरे बड़ा नाम हो गया हुआ है और असलम के नाम से लोग आते हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 असलम यार तुम रसगुल्ले अच्छे नहीं बेचते, मैं यहाँ पे समोसे बेचना चाहता हूँ, चलो निकलो असलम इधर से। असलम नहीं माना। बाबर ने मालिक मकान से बात की। मालिक मकान ने कहा कि भाई असलम तो बड़ा मेरा ज़बरदस्त बंदा है, ये बड़े सालों से हमारे साथ है, इसको तंग ना करें। बाबर ने जाकर असलम की जेब में डाले 6 लाख। असलम ने कहा हाँ अब बोलो क्या बात है। तो असलम को जब मिले 6 लाख तो असलम के दिल में आया कि चलो भाई अब मुफ्त में पैसे मिल गए हैं, कंसिडरेशन पैसे मिले हैं फॉर वेकेटिंग, छोड़ना द कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी किसी की थी, बट ये इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ये हमारा कॉलेज है, अब ये किराए के ऊपर है। अब हमें कोई आके कहे नहीं ये कॉलेज खाली कराओ, क्योंकि यार इतनी मुश्किल से सारा सेटअप किया, तो कह रहे हो अब वो हमें 2 करोड़ 3 करोड़ पकड़ा दे, यार ये पकड़ो यार, जाओ यार इधर से। तो ये इसको कहते हैं कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग, कंसिडरेशन पैसे, फॉर वेकेटिंग छोड़ना, द पोजेशन कब्जा ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेचेंगे नहीं, प्रॉपर्टी का कब्जा छोड़ेंगे। तो असलम के पास, अगर मैं असलम की बात करूं तो असलम ने ये छोड़ दी प्रॉपर्टी। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट असलम, तो असलम के पास कितने पैसे आए? 6 लाख रुपए आज इनफ्लो हुआ 2010 में। किससे? बाबर से। अर्लियर इन 2005, अर्लियर इन 2005 असलम की बात कर रहा हूं, मैंने कोई नोट करने को नहीं कहा, असलम की बात कर रहा हूं। असलम हैड पेड 2 लाख व्हेन शाहिद हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिम। 2005 में असलम आया था। असलम ने किसी को कहा था यार ये दुकान मैंने लेनी है, अगले ने कहा चल ना आज से दुकान लेनी है, मैं नहीं तुझे देता दुकान, ये दुकान मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उसका नाम था शाहिद। तो असलम ने कहा भाई ते मेरे बड़े बोरो 2 लाख मेरे से पकड़। असलम की जेब से ये 2 लाख गया, असलम की जेब से 2 लाख गया, क्योंकि असलम छुड़वा रहे कब्जा, तो आज इसको छुड़वाने के बदले पैसे देने पड़ेंगे, आज इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो आज असलम को कितने पैसे आए हैं किसी और से कब्जा छोड़ने पे? असलम ने चंद साल पहले किसी से कब्जा छुड़वाया था, इधर असलम कब्जा ले रहा है और छोड़ रहा है, और उधर असलम कब्जा ले रहा था। उस वक्त इसको पैसे देने पड़े थे, तो इसको याद था कि इसने किसी को 2 लाख देके प्रॉपर्टी खाली करवा ली है, तो आज कोई इसको 6 लाख देके हैंड ओवर टू हिम। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर टैक्स ईयर 2010। टैक्स ईयर 2010 की आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालनी है। ये क्वेश्चन है सिर्फ असलम का। भाई हमारा लॉ कहता है कि 6 लाख में से 2 लाख माइनस करें, तो जवाब क्या आ गया? 4 लाख। 4 लाख को 10 सालों में इनकम में डाल दें, तो 40,000 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ होम? असलम। इसमें कोई वो बात नहीं है कि पिछला 4 लाख और ये, इसमें सादा सी बात है कि इसमें वो नहीं है कि नए किराएदार से आया, पुराने किराएदार से आया, फिर उसके बाद नए किराएदार से आया, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, सादा सी बात है। इसकी एक और मिसाल समझें, ठीक है जी। सर आसिफ हैं, किसी घर में रह रहे हैं,
तो सर उमैर ने कहा कि ये घर खाली करें, तो सर आसिफ ने ये घर खाली कर दिया। तो सर आसिफ को 2026 में घर खाली करने के बदले 9 लाख रुपया मिला। चंद साल पहले सर आसिफ ने भी 2024 में किसी एनोनिमस बंदे को 3 लाख रुपए दे के कहा था ये घर खाली करो। तो 2024 में सर आसिफ ने पेमेंट की थी 3 लाख की और किसी से घर खाली करवाया था, और 2026 में सर आसिफ को किसी ने 9 लाख रुपए दे दिए और घर खाली सर आसिफ से करवा लिया। सर आसिफ के पास आया कितना, गया कितना था? 3 लाख, चाहे जितना पुराना मर्जी गया हो। इनको नेट कर दे आपस में, जो बच गया उसको 10 सालों में इनकम में डालें। ये 10 साल कौन से होंगे? 26 और उसके बाद 27, 28, 29 आगे 9 साल, यानी 26 के आगे 9। इसको 10 सालों में ऐसा ऐसा इनकम में डालें। लॉ मेकर कहते हैं इसको फॉरेन इनकम में ना डालो। और हमारे सिलेबस में ये आखिरी चीज थी जिसको हमने 10 साल इनकम में डालना है। एक और चीज हमने पढ़ी भी है, वो प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ी है। एक ही आखिरी चीज थी। इसके बाद आज के बाद सिलेबस में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो 10 सालों में ऐसा ऐसा इनकम में डालनी है। आज के बाद सिलेबस में जितनी चीजें होंगी वो उसी साल इनकम में डालेंगे जिस साल हमने कमाई है। एक आधो का कोई एक्सेप्शन होंगी, लेकिन वो 10 साल नहीं है। 10 साल की मिसाल हमारे सिलेबस की आखिरी मिसाल थी। तो आप बताएं जी, मुझे कितने आए आज? मुझे कितने आए? 6 लाख। मैंने किसी को कितने दिए थे? 2 लाख। तो ये मेरा आंसर बन गया। किसी ने नोट करना है तो जी डन। अब जरा फिक्रा पढ़ें असलम के लिए। असलम एक दुकान इस्तेमाल कर रहा है, शॉप शाह आलम मार्केट में। उसने छोड़ दिया है कब्जा प्रॉपर्टी का 2010 में। तो जो कब्जा छुड़वाने आया होगा उसने फिर कुछ ना कुछ कंपनसेट किया होगा ना। एंड रिसीव्ड 6 लाख फ्रॉम बाबर, और उसने बाबर से 6 लाख रुपया ले लिया जिसको उसने ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर की है। अब बताएं असलम की जेब में आज आया कितना? 6 लाख। चंद साल पहले असलम ने पे किया था 2 लाख। किसको? शाहिद को। When शाहिद हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी टू, यानी कि शाहिद जो है वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा था। असलम गया, असलम ने कहा खाली कर, उसने कहा नहीं करता। असलम ने 2 लाख रुपए दे दिया। तो असलम की जेब से गया कितना था? आज कितना आया? 5 साल पहले कितना गया था उसकी जेब से? नेट कितना बचा? इस 4 लाख को वो कितने सालों में इनकम में डाले? किस हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
नेट वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर कुछ इनकम में नहीं डालेंगे, नहीं। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय असलम, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय असलम, कितनी? 6 लाख। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय असलम एज कंसिडरेशन, बदले में। क्यों मिली है भाई तुझे असलम? फॉर छोड़ना द कब्जा ऑफ अ बिल्डिंग। इसमें से माइनस करें 600 में से, क्या माइनस करें? रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड बाय असलम टू एक्वायर द कब्जा ऑफ बिल्डिंग। असलम ने कब्जा एक्वायर कितने में किया था? 2 लाख में। शेल बी चार्जेबल। आप भाई आपने लेक्चर लिए हैं पिछले वाले? नहीं, आप आखिरी नंबर। तो फिर इंटरेस्ट लो ना, फिर खोलो सफा तसल्ली से बॉल पर बच्ची, फिर आगे पीछे क्यों कर रहे हो? पहले ये कर लेने दो ना मुझे, फिर आगे सफा करना। भाई तो थोड़ा सा अटेंटिव रहा करें जरा क्लास में, जहां मैं चल रहा हूं। अच्छा, रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड, उसमें से माइनस कर दे जो पैसे आपने पे किए हैं टू एक्वायर द कब्जा ऑफ बिल्डिंग, और इस अमाउंट को चार्ज करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, किस साल? जिस साल वो पैसे आए उस साल, और उससे अगले 9 साल। किस प्रोपोर्शन में? इक्वल प्रोपोर्शन। तो 6 लाख माइनस 2 लाख कितना आ गया? इसको 10 से डिवाइड करें, 40,000 को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दें। इन टैक्स ईयर 2010 और ऑनवर्ड्स तो इसको डालते रहेंगे 11-12 में, फिर ताकि पूरे इसके 10 साल पूरे हो जाए। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इनकम पेमेंट प्लान और एन्युटी प्लान, इसकी तफसील हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो इसको भी बस ऐसे एज इट इज देख लें, छोड़े पर इसको। अच्छा जी, अब समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट कभी कभी आपको मिलता है रिलेटिव से, और कभी कभी आपको मिलता है नॉट अ रिलेटिव से। अब अगर आपका दोस्त आपको गिफ्ट दे तो वो आपका रिश्तेदार है, साथ वाला का कजन तो नहीं, भाई तो नहीं। तो इसका मतलब है आपको गिफ्ट अगर वो देगा तो वो किससे मिलेगा आपको? रिलेटिव से, नॉट अ रिलेटिव से, नॉट अ रिलेटिव से। इसके लिए हमने पेज नंबर 4 के ऊपर 2 डायग्राम्स बनाई हैं, लेकिन वो नहीं है अनलकीली आपके नोट्स में। देखिए पेज 4 पे आपके नोट्स में वो नहीं है, डायग्राम्स नहीं है ना। तो ये हमने जो है वो किताब में डाल दी हैं। ये इंशाल्लाह जिस वक्त किताब आएगी तो किताब में आपको इंशाल्लाह ये प्रिंट हुई मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं। आप लोग बेशक इसकी तस्वीर खींच ले, घर जाके पेज 4 पे इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आपको गिफ्ट मिल सकता है 2 लोगों से। आपको गिफ्ट कितने लोगों से मिल सकता है? 2 लोगों से। खींच लें तस्वीर, खींच ली। सबर। चलें जी, गिफ्ट इन काइंड, वो तस्वीर लेने वाले आलात मौजूद नहीं है माशाल्लाह। गिफ्ट इन काइंड, आपको गिफ्ट मिला है इन काइंड में। मुझे बताएं, क्या आपको पैसे मिले हैं या चीजी मिली है? पैसे मिले हैं या चीज मिली है? गिफ्ट किस फॉर्म में मिला है? इन काइंड। कैश गिफ्ट मिला है, रोकड़ा पैसे मिले हैं, कायदे आजम के नोट मिले हैं, ये गिफ्ट इन काइंड मिला है। गिफ्ट इन काइंड मिला है। अगर आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर क्या मिले? गिफ्ट इन काइंड। कार, वो जो टायर वाली घुमाते हैं, कार मिल जाए, हाउस मिल जाए, या ओवन मिल जाए, या एक्सेट्रा, हीटर मिल जाए, आपको हीटर मिल जाए, एसी मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, पेंसिल मिल जाए, कैलकुलेटर मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, गिफ्ट इन काइंड।
या तो वो मिलेगा किससे, रिश्तेदार से, फिर वो चार्जेबल किसी हेड में नहीं होगा, ये नहीं कि अदर सोर्स में चार्जेबल नहीं, किसी भी हेड में चार्जेबल नहीं। तो रिश्तेदार से अगर गिफ्ट मिले तो लॉ मेकर उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहता। लेकिन अगर रिश्तेदार के अलावा कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, गड़बड़ा है। अगर आपके दोस्त आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपने दोस्त ने आके ओवन दे दिया, मैं खुद नहीं कह रहा ओवन, पूरा ओवन ले आया तो मेरे लिए, ओवन का नहीं, स्विच निकाल ले बाकी में, तो स्विच गिफ्ट मिला आपको, स्विच 20 रुपए का स्विच है, वो आपकी इनकम है। सो दैट इज चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो गिफ्ट किस किस से मिल सकता है, रिलेटिव और नॉन रिलेटिव से। ये कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा है, ये हमने पॉइंट पढ़ा है 39 के 1 का LA। अब हम वापस आ जाते हैं उस सफे के ऊपर। LA का मतलब है ये पॉइंट नया आया था लॉ में, पहले से मौजूद नहीं था। पहले पॉइंट L था खाली, फिर LA आया, LB आया। लॉ में कोई नए पॉइंट्स ऐड हो तो वो इस तरह ऐड होते हैं, LM के दरमियान में फिर LA LB डालना पड़ता है लॉ मेकर को। अमाउंट के लिए लोग कहते हैं ये नहीं है, अमाउंट को ब्रैकेट में ले लें। लोग कहते हैं अमाउंट के लिए ये प्रोविजन नहीं है, अमाउंट के लिए अलग प्रोविजन है। तो ये थोड़ा सा लॉ बनाने वाले से गलती हो गई है, यहां उसने अमाउंट का लफ्ज लिख दिया है। आगे चलें, एनी फेयर वैल्यू, क्या, फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड, जो आपको गिफ्ट मिला है विदाउट कंसिडर और रिसीव्ड एज, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड एज गिफ्ट। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, पैसे दिए बगैर मिला है, तो फिर गिफ्ट ही है ना। विदाउट कंसिडरेशन का दूसरा नाम क्या है, गिफ्ट, और गिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, माशाल्लाह अच्छा आ गया आप लोग। हाउएवर, हाउएवर का क्या मतलब होता है, ताहम, तातुम, तातुम नहीं, ताहम, ताहम, if gift is received from चाचू, नानो, नाना, मामू, भाई, बहन, अब्बू, अम्मी, however the gift is received from relatives, it will not be included in income from, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वजीर मुमलिकत नहीं डाला जाएगा। अच्छा बादशाह सलामत। तो फिर कौन से वाले गिफ्ट को डाला जाएगा, फिर ऊपर लाइन में कौन सा वाला गिफ्ट जाएगा, नॉन रिलेटिव से जो मिला। ओके, साथ वाले को देखेंगे। ओके, कामरान नहीं होता तो खाला रशीदा का बेटा, पिछली गली में जो रहता था, छत से गिर गया, अजीब, यानी कोई काम नहीं मानना करना। इधर बैठा हो क्लास में, कहा कामरान सीट फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन यकम सितंबर 2010। ये कौन सा साल बनता है, 30 जून 11 वाला, 30 जून 11 वाला साल, यानी टैक्स ईयर 2011। इसको ज्वेलरी मिली है दोस्त ने, कामरान को उसके दोस्त ने अंगूठी दे, पता नहीं अभी कामरान को क्यों अंगूठी मिली, बाली मिली, आजकल तो लड़कों ने भी गले। अच्छा, तो फेयर वैल्यू ऑफ ज्वेलरी रिसीव फ्रॉम फ्रेंड, तो उसको दोस्त से क्या मिल रही, ज्वेलरी मिली। दोस्त कौन होता है, रिश्तेदार तो नहीं होता दोस्त, दोस्त हमारी चाची का पुत्र है, लिखा हुआ चाचे का पुत्र है ये, तो दोस्त तो रिश्तेदार नहीं है। लेकिन जो सिस होती हैं, जो सिस होती हैं, उन्होंने हमें पेंटिंग दी, तो वो क्या है आजकल, सिस तो रिलेटिव होती है ना। तो आप बोले कौन सा वाला गिफ्ट रिलेटिव से मिला, कौन सा नॉन रिलेटिव से मिला, ज्वेलरी किससे मिली, और दूसरी चीज आप बताइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैसे जाएगा, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड। फ्रेंड हमारे लिए जानने वाले अनजान है, अनजान है, नॉट रिश्तेदार, क्योंकि हम गुज्जर हैं वो पराचा है, तो रिश्तेदार तो नहीं है, हम गुज्जर हैं वो पराचा है। लेकिन ये गुज्जर है और ये गुज्जर नहीं है मेरे भाई, सो दैट्स व्हाई दे आर रिलेटिव्स। तो गिफ्ट फ्रॉम बाजी, बाजीज, तो रिलेटिव वाला गिफ्ट इनकम में नहीं डालना। तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी आ गई, 2,40,000, अगर आप कामरान है। ठीक है जी, नोट कर लें।
अब ये हमारे से नोट करवाएंगे, मेरा लेवल है, मैं अब ये 2 लाइनें नोट करूं। तो ठीक है, अपना लेवल अपने पास रख, जिन्हें नोट करना है वो रजिस्टर पे कर लेना। मेरे से ये नोट करवा रहे हैं हम। तू बड़ा फन्ने। हाँ, अम्मी मेरे से ये नोट करवाया इन्होंने आज। पुत्र तो हाँ सही है, एक बार ही मैं दिनों नोट करानी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, 5:45 6 बजे तक इंशाल्लाह। ओके, वजीर मुमलिकत डंडा शरीफ लाया जाए। अच्छा, ये सर कौन बोला था? अच्छा, इनकम राइजिंग टू शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर कौन होता है? डायरेक्टर होता है कंपनी का। डायरेक्टर तो वो होते हैं ना कंपनीज के, जो कंपनी को चला रहे हैं, भगा रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं। और शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने पैसा दिया हो। तो अगर शेयर होल्डर कोई कंपनी का है, सही है ऊपर या नीचे? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, अगर शेयर होल्डर कोई कंपनी का है और उस शेयर होल्डर को कंपनी बोनस शेयर दे, शुक्रिया, अगर उसको कंपनी बोनस शेयर दे दे, क्या दे दे? भाई बोनस शेयर बिल्कुल इसी तरह एक चीज है कि आपने दुकान से लिए माल्टे 12, कितने कितने हो गए? 1 दर्जन। 1 दर्जन आपने माल्टे लिए, तो जाते जाते उसने आपको एक माल्टी डाल दी 13वीं, तो ये क्या होगा? बोनस। ये क्या होगा? बोनस। आपने दही भल्ले लिए 5 प्लेट, उसने जाते जाते एक भल्ला और डाल दिया, भाईजान पल्ला ले जाओ एक और। इसको क्या कहेंगे? बोनस। तो बोनस ये होता है माय डियर, बोनस ये होता है माय डियर कि आपके पास हैं 200 शेयर्स कंपनी के, तो कंपनी ने आपको बुला के 1 शेयर और दे दिया, ये पकड़ लें 1 शेयर और, तो ये शेयर क्या होगा? तो बोनस शेयर्स का कंपनी की तरफ से मिल जाना विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नहीं, बोनस शेयर्स के बारे में आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। ये फाइनल टैक्स रिजीम है और इसका रेट 10% है, तो इसको फिर हम अदर सोर्स के चैप्टर में लिखा तो हुआ है, लेकिन इसको फाइनल टैक्स रिजीम बनाया करेंगे। इसका न्यूमेरिकल फिर कभी करना है। बस फिलहाल ये देख लें कि बोनस शेयर्स को कहाँ डालना है आप लोगों ने? फाइनल टैक्स रिजीम में। फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब है इस पे टेबल 1 2 वाला रेट लगेगा या अलग रेट लगेगा? वो अलग रेट कितना है? 10%। तो लिख लें, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर दे दिए, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर्स दे दिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप क्या पसंद करोगे, लातें बातें? नहीं, एज यू लाइक। लातों से मानोगे, बातों से मानोगे? बातों से मानोगे। इसी तरह मानेंगे, दोनों ही चलेंगे, दोनों का कोई असर नहीं, दोनों की जरूरत ही नहीं है, दोनों की जरूरत ही नहीं हो। माशाल्लाह, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं। बातों से ही सही है। हाइब्रिड पैसे हाथ प्यास चुन मोन्यो चुन मोन्यो कल याद कर लाना, तो बेटा उपन्यू ओई नन्नू याद कर लाना, कल कलोगे प्यार से। चलें आगे करें, पेज नंबर 3। नहीं, टच नहीं,
अच्छा जी, अच्छा मोहतरम, अगली जो हमारी प्रोविजन है उसकी समरी भी लकीली बुक में दी हुई है, लेकिन आपके नोट्स में नहीं दी हुई। उस समरी की आपने तस्वीर खींच ली है। अच्छा, पाकिस्तान में लोग दो किस्म के हैं, एक सात फला जैसे और एक आप जैसे। पाकिस्तान में लोग कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। अच्छा, नोट करना है, ठीक है। इसने तस्वीर खींच ली ना, बाद में उस तस्वीर से देख लेना। पा बोलो आगे, पा पा आगे बोल, पा ब्रेक लगी। पाकिस्तान में लोग, डंगर दो किस्म के, बंदे दो किस्म के हैं, पूरा बोलो ना। पाकिस्तान में बंदे कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। एक वो जिनके पास एंटीएन है, एक वो जिनके पास एंटीएन, सही है, एक वो जिनके पास एंटीएन है, और एक वो जिनके पास एंटीएन, एंटीएन है का मतलब क्या होता है? जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है। नेशनल टैक्स नंबर किसके पास है? आप अब्बू के पास है, अम्मी के पास है? मेरे पास है। नेशनल टैक्स नंबर उनको मिलता है ना जो पाकिस्तान में क्या जमा करवाते हैं? टैक्स जमा करवाते हैं। उंगली मुंह से निकाल के सोचो जरा। नेशनल, बॉल पॉइंट दे देता हूँ, बॉल पॉइंट है अभी फ्रेश, देख कंपनी से निकलवा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि नेशनल टैक्स नंबर उन लोगों के पास होता है जो टैक्स जमा करवाते हैं, ठीक है? दादा बू के पास नेशनल टैक्स नंबर है आपके? दादा बू ही नहीं, सॉरी, अब्बू के पास नेशनल टैक्स नंबर है, ठीक है। तो जो लोग पाकिस्तान में टैक्स जमा करवाते हैं उनके पास क्या है? और जो पाकिस्तान में टैक्स जमा नहीं करवाते उनके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं। अब आप लोगों के पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, प्रोबेबली आप लोग इनकम कमा रहे होंगे और आप टैक्स उस पर जमा नहीं करवा रहे होंगे, इस इनकम कमा नहीं रहे। तो हो सकता है टीचर्स के पास, कॉलेज के सबके पास क्या हो? नेशनल टैक्स नंबर हो। इसी तरह हो सकता है कॉलेज के मालिकान के पास भी नेशनल टैक्स नंबर हो सकता है बाकी लोगों के पास जो दुकानदार हैं, जगह जगह बिजनेस करें, उनके पास भी नेशनल टैक्स नंबर हो। लेकिन आम लोगों के पास, शायद आप लोगों के पास नेशनल टैक्स नंबर ना हो क्योंकि अभी आपने इनकम कमाना शुरू नहीं की। तो पाकिस्तान में लोग कितने किस्म के? दो किस्म के, जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है और जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है। पर्सन नॉट होल्डिंग एनटीएन। ये लोग अगर किसी को लोन देना चाहें, जिनके पास क्या है? एनटीएन है, यानी आपके वालिद साहब किसी को लोन देना चाहें, आपके वालिद साहब के पास फर्ज करें क्या है, तो आपके वालिद साहब इज अ पर्सन हु इज होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर। आपके वालिद साहब किसी, अभी ऊपर से मिला के ना पड़े, आपके वालिद साहब अगर किसी को लोन देना चाहें तो क्रॉस चेक से दे दें, उसमें चेक बना के दे दें उनको लोन। यानी आपके वाले साहब के पास कोई लोन लेने आया, अब्बू का दोस्त आया, बचपन का लंगोटिया यार आया जो पीआरसी की क्लासों में अब्बू के साथ बैठता था, वो आया और उसने आके आपके अब्बू को कहा मुझे 2 लाख रुपए लोन दे। अब्बू ने आपको कहा बेटा चेक बुक लेके आओ, तो आपके अब्बू चेक बना के दे दें उसको, या फिर किसी बैंकिंग चैनल से ट्रांसफर कर दें, या कोई भी डिजिटल मींस जो आजकल चल रहे हैं इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपकी दादी अम्मा के पास, आपकी दादी अम्मा की सहेली बचपन वाली आई, उसने कहा रशीदा आंटी मुझे जो है वो लोन चाहिए, आपकी दादी अम्मा ने कहा मेरे पास तो नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, मैं तो आगे की तैयारी में लगी हूं इस वक्त, तो आई एम नॉट होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर, मैं नेशनल टैक्स नंबर होल्ड नहीं कर रही, मैंने तो कभी इनकम ही नहीं कमाई। दादा रहमतुल्लाह अलैह नेक इंसान होते थे, वो माशाल्लाह मुझे घर में मलका बना के रखते थे, कभी निकलना नहीं पड़ा, तो ऐसे नेक इंसान होते हैं दुनिया। तो पर्सन नॉट होल्डिंग एनटीएन, तो दादी के पास, और बोलें जल्दी दादी के पास नेशनल टैक्स नंबर है या नहीं है? अब अगर दादी के पास नेशनल आ रहा है, जल्दी पकड़ता तो तेरा बैग नहीं, आपका बैग नहीं है, अपने से कर लेता हूं। तो अगर दादी के पास बोले नेशनल टैक्स नंबर, तो दादी के पास मेरा बैग है पाजन केड़े पिंडू आए हो, चलो बाहर। अगर दादी के पास नेशनल टैक्स नंबर, तो फिर ऐसी सूरत में दादी को चाहिए कि अपने पर्स से चेकबुक निकालें,
बैंक अकाउंट तो होगा, बैंक अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है। दादी का लेवल है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दादियों का। तो दादी अपने पर्स से क्या निकालें, चेक बुक निकालें, और अपनी बचपन की सहेली को क्या लिख के दे दें, चेक लिख के दे दें, तो भी सही है, कोई मसला नहीं। लोन, कैश गिफ्ट की अभी बात ना करें। लोन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, लोन वैसे भी आपके दिल में आ रहा होगा इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लोन इनकम नहीं होती, लोन तो उधार होता है और ये वापस कर देना होता है। तो लोन तो वैसे भी अकल भी मानती है ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर होती है ना, थोड़ी सी ऊपर होती है। तो लोन इनकम में नहीं जाएगा अगर लोन इज नॉट चार्जेबल टू। अगर आपके वालिद साहब के दोस्त ने लोन लिया था आपके वालिद साहब से इन तरीकों से, और दादी की सहेली ने लोन अगर लिया दादी से इस तरीके से, तो फिर जिन्होंने लोन लिया है ये उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा। लोन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इफ रिसीव्ड फ्रॉम योर अब्बू इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस चेक। लेकिन अगर आपकी दादी अम्मा अपनी सहेली को, दादी अम्मा ये वाली थी ना, नॉट होल्डिंग इंडियन, आपकी दादी अम्मा अपनी सहेली को लोन दे दें बैंकिंग चैनल से, इसकी इजाजत नहीं है। वो मुझे नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, लॉ मेकर कहते हैं बैंकिंग चैनल से नहीं देना। वो किस में दें, क्योंकि इनके पास एनटीएन नहीं है, वो किस फॉर्म में दें, सिर्फ अगर बैंकिंग चैनल से दे दिया तो फिर दादी अम्मा की सहेली को जो 2 लाख रुपया उधार मिला है, वो मिलने वाले की 2 लाख तो वो एंजॉय कर रही है ना घर जाके, वो मिलने वाले की इनकम फ्रॉम अदर्स। उनको चाहिए था इनकार कर देते, वो बाजी जी जान दो, मैनू नहीं, मुझे बैंकिंग चैनल से ना करें, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ना करें, मुझे क्रॉस चेक बना के दें। उनको खुद ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं ध्यान रखा, तो भुगते हैं, फिर भुगते, बड़े होके भी भुगते, कोई मसला नहीं। क्लियर? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अपने पल्ले बांध लें। पल्ले से क्या मुराद होता है? अच्छा, साइड पे बैठ, ठीक है, ये अपने पल्ले बांध लें। भाई बांधो जरा, इधर देखो ना, इधर देखिए, ये अपने मुस्कुरा दिया करो ना, आप सेकना स्माइल थोड़ा सा और। अच्छा, ये बात अपने पल्ले बांध लें कि कैश में कोई लोन नहीं दे सकता। आवाज आई थी? दोबारा सुन लें, मैं कह रहा था कि कैश में कोई लोन नहीं दे सकता, चाहे वो आपके अब्बू ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी दादी ही नहीं। मैंने कोई ऐसी बात भी की है जिसपे मतलब मैं खुल के बात कर रहा हूं, आपके वालिद साहब भी कैश में लोन, कैश में कोई भी नहीं दे सकता। डिजिटल मींस के आगे लिखा हुआ है नंबर 4, कैश में दे सकते हैं लोन। तो कैश में ये भी लोन नहीं दे सकते जिनके पास एनटीएन है, और कैश में ये लोग भी लोन नहीं दे सकते। अच्छा, बात सादा सी होगी, जिन लोगों के पास पाकिस्तान में एनटीएन है वो अगर किसी को लोन देना चाहें तो कितने तरीके हैं? 3। इसके अलावा लोन नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर लोन देंगे तो लॉ की क्या हो जाएगी? वायोलेशन या कंप्लायंस वायोलेशन हो जाएगी, लॉ की धज्जियां बिखर जाएंगी। और जिन लोगों के पास पाकिस्तान में एनटीएन नहीं है वो अगर किसी को लोन देना चाहें क्रॉस चेक से, ना वो बैंकिंग चैनल से दे सकते हैं, ना वो डिजिटल मीन से दे सकते हैं, ना वो कैश में दे सकते हैं। तो अंदर की बात यह, कैश में तो कोई बंदा भी किसी बंदे को पाकिस्तान में लोन नहीं दे सकता। अगर दे रहा है तो जिसके हाथ में आया, मिसाल के तौर पे भाई ने मुझे कहा, भाई खड़े हो जाए, मेरी मर्जी नहीं। अच्छा, मुझे 10 रुपए उधार चाहिए। बोलो सर, मुझे 10 रुपए उधार चाहिए। मुझे 10 रुपए उधार चाहिए। मैं वापस कर दूंगा। मैं वापस कर दूंगा। अच्छा, अब इसने किससे मांगे उधार?
मेरे पास तो शायद एनटीएन है क्योंकि मैं टैक्स जमा करवा रहा हूं, तो मेरे पास एनटीएन है, मेरे से उधार मांगा है, और मैं चेकबुक घर भूल गया हूं और ऑनलाइन बैंकिंग ऐप का पासवर्ड भूल गया हूं, लेकिन मेरे दिल में आ रहा है मैं इसको क्या दे दूं, उधार दे दूं। ये देखें फ्रेश नया ताजा नोट हमने निकाला, कितने रुपए वाला, 10 रुपए वाला। ये ले मोहतरम, ये यादगार रही, इधर देखें, ये यादगार रही, हमने आपको 10 रुपए उधार दिया है, हमेशा के लिए नहीं दिया, हमने आपको क्या दिया, 10 रुपए। आप बताओ लॉ की कंप्लायंस हुई या वायोलेशन, फास्ट फॉरवर्ड पे ना चलाना। आप बताओ, अब 4x में जो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मार रहे हैं सर। आप मुझे बताएं लॉ की कंप्लायंस हुई या वायोलेशन हुई, कानून की धज्जियां बिखर गई। ये किसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, भाई का नाम, भाई का, आपके भाई का नाम रशीद, और आपका नहीं, ये नईम भाई की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। नईम भाई नजर आ रहे हैं कैमरे में, चेहरा उधर करके देखो, नईम भाई नजर आ रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं, कवर हो रहे हैं, ठीक है। नईम भाई बैठ जाए, वापस कर दो। अच्छा उधर आ रहे हैं, ठीक है, कब वापस करोगे, 1-1 रुपया करके लौटा देना। ये 10 का डिवाइड नहीं होगा, क्लास के बाद आना मैं बताता हूं। तो बता दें जी यहां क्या होगी। तो अब अगर पाकिस्तान में कोई बंदा भी किसी बंदे को लोन किस फॉर्म में दे दे, तो आपने क्या कहना है, ना 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 ना, मुझे चेक बना के दें, हमें फौरन पीछे में, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वायलेशन हो गई, इसलिए मिलने वाले की क्या होगी, इनकम फ्रॉम लोन इज नॉट चार्जेबल टू। अच्छा वैसे लोन उधार होता है, वापस करना होता है, फिर भी लॉ मेकर जबरदस्ती इनकम में डाल रहा है। लोन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, लोन पे टैक्स नहीं देना किसी ने भी दुनिया में। अगर आप एनटीएन वाले बंदे से इस तरह लोन ले लें, या आप एनटीएन ना वाले बंदे से इस तरह लोन ले लें, लेकिन अगर इनके खिलाफ आपने लोन लिया तो फिर ये लोन कहां चला जाएगा, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये आपकी चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एग्जाम्पल करें पहले पेज 3 पे, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा लोन देने वाले को सजा देनी है या जो लोन ले रहा है, असल में जिसके पास पैसे आ रहे हैं उसको सजा देनी है ना। उसे इनकार कर देना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था कि मुझे इस तरह लोन ना दो, मुझे शर्म आती है कैश पकड़ते हुए, मुझे चेक बना के दो। नहीं बॉल पॉइंट पिछली साइड से दी, क्या जोर से लगी यार, अपनी बॉल पॉइंट को अपनी टेरिटरी में रखो। अच्छा जी, जागते रहना भाइयों, साढ़े दिन रहना। कभी जिंदगी में किसी की बेल बजा के भागे, बहुत दफा। लास्ट टाइम कब ऐसा किया आपने, रमजान में। हिस्ट्री इंशाल्लाह दोहराएगी अपने आप को, भाईजान तैयार रहो तुसी। घर बेल नहीं लगाई, हम डोर पीटेंगे। हमारे कॉलेज के कैंटीन का मालिक, कैंटीन बन गई है, ऑपरेटिव हो गई है, कोई थोड़ी बहुती, कुछ मिल रहा है कोई इसमें से, बनाना वगैरह, कोई एप्पल वगैरह चीजें मिल रही हैं। अच्छा आर्टिफिशियल चीजें रखी हुई हैं सारी कैंटीन वाले ने। हमारे कॉलेज की कैंटीन का मालिक, उसने ये अमाउंट्स रिसीव की हैं, उसने उधार पकड़ा है 20,000 रुपए फ्रॉम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास आमतौर पे एनटीएन, उसने ओए बोलें जरा, ओए उसने, वो स्टूडेंट आया, कई स्टूडेंट होते हैं ऐसे बड़े, इधर आके उसने अपना मोबाइल रखा स्टूडेंट ने, इधर आके अपना वॉलेट रखा, इधर अपनी गाड़ी की चाबी रखी। अब कैंटीन उन्होंने कहा लाओ समोसा मेरे लिए। कहा यार ये बच्चे का बड़ा लेवल है, ये
जाते हुए इसने बच्चे से कहा कैंटीनों ने, यार उन्हें 20,000 रुपये चाहिए, उधार उन्हें, यार कोई मसला ही नहीं है। उसने अपने पर्स से निकाला, 20,000 पकड़ा दिया। तो कैंटीन के मालिक को स्टूडेंट ने कितना उधार दिया? हालांकि स्टूडेंट से वो उधार मांगता नहीं, लेकिन चले हमने तो मिसाल कर रहे हैं। तो अब आपने कैंटीन ओनर को कितना उधार दे दिया? लेकिन आपके पास क्या था? यू आर पर्सन नॉट होल्डिंग, you can give him loan in the form of, but you made a violation. You gave him loan in the form of. अब हम हेडिंग देंगे ओए साडा वन नोट किथे रह गया? समझ के समझ को समझो, समझ भी आखिर समझ है। जो ना समझे समझ को समझो वो भी समझ है। शेर में शायर कह रहा था कोई अकल कर ले। अच्छा जी, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं किसका? 33 ओनर बोला करें, 33 ओनर, 33 ओनर। इसकी क्या निकालने लगे हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको कैश आया है स्टूडेंट से जिसके पास एनटीएन नहीं है, तो ये इसकी किस में चला जाएगा? डालें जी, ओ कट लो रजिस्टर, कट लिया। ओके, सरासिफ के पास आया टीचर ए, टीचर सरासिफ। सरासिफ के पास आके उसने कहा सर मुझे 5,000 के 5 नोट चाहिए। ओ सरासिफ ने भी उसको कैश की फॉर्म में दे दिए। सरासिफ के पास क्या है? एनटीएन। सरासिफ के पास क्या है? एनटीएन, नेशनल टैक्स। ये किसका मोबाइल बोल रहे हो भाई? हमारे पास भी मोबाइल है, हम भी फिर इसको कर लेते हैं साइलेंट खत्म। साडा सफाई ले गए तुसी। क्या है ये? इस गले क्यों मिल रहा है? इस पेज से नीचे आना। तेरी एक और सफा भी है चंदे की हो। Why are you coming? Okay. जी किसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है? 3 कौन सी इनकम कैलकुलेट हो रही है? इसको कैश फॉर्म में लोन आया है स्टूडेंट से जिसका एनटीएन। भाई टीचर ए के पास एनटीएन तो है, उसने लोन दे दिया कैश फॉर्म में। क्या टीचर कैश फॉर्म में लोन दे सकते हैं या इन 3 फॉर्म में लोन दे सकता था? इनके अंदर रहते हुए दिया या इनसे हट के दिया? माय डियर, इनसे हट के दिया।
अब ऐसी सूरत में क्या होगा, अगेन देयर इज अ वायोलेशन। तो वायोलेशन की सजा कौन भुगतता है, मैंने बताया लोन लेने वाला। तो कैश लोन आ गया टीचर से, कितना, ये भी इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चले आगे, लोन ऑफ रुपीज 28,000 रिसीव्ड फ्रॉम टीचर बी हैविंग एनटीएन थ्रू क्रॉस चेक। भाई एक और टीचर से मैंने लोन पकड़ लिया 28,000 रुपये, उन्होंने क्रॉस चेक से दिया। टीचर के पास क्या है, उन्होंने किस फॉर्म में लोन दिया है, तो क्या बोलूं, लोन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इफ रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन होल्डिंग एनटीएन थ्रू। अगर क्रॉस चेक में टीचर लोन दे दे जिसके पास एनटीएन है, तो फिर ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा। अब मुझे बता दें, जिस बंदे को लोन मिला है, क्या ये लोन लॉ की कॉम्प्लायंस हुई है या वायोलेशन हुई है? इसलिए जो मुझे लोन मिला है टीचर बी से इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस चेक, तो ये लॉ के अंदर रहते हुए है, तो यहां पे लॉ क्या हुआ है, कंप्लाई हुआ है, लॉ को फॉलो किया गया, इसलिए ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा। और आखिरी पढ़ें, बोले जी क्या करना है, ये आपकी इनकम फ्रॉम में क्यों जाएगा? आपने लोन किससे लिया है, जिसके पास एनटीएन, उसने कैसे ट्रांसफर किया है? जिस बंदे के पास एनटीएन ना हो वो सिर्फ किस फॉर्म में लोन दे सकता है, लेकिन उसने गलती से किस फॉर्म में दे दिया है, ऑनलाइन, यानी बैंकिंग चैनल यूज किया है, तो फिर ये तो इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। किससे देना चाहिए था लोन, तो यहां क्या हो गई, वायोलेशन। क्यों बंद हो रहा है भाई ये बार बार? जी बोले, लोन फ्रॉम स्टूडेंट, जी कितना, सो व्हाट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 70। करें जी नोट। पढ़ें जी, अब कानून की प्रोविजन पढ़ें। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, कोई भी अमाउंट जो आपने किसके तौर पर रिसीव की है, लोन के तौर पर रिसीव की है। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाया पर्सन, इधर बाया पर्सन हमारी मिसाल में कौन है, कैंटीन ओनर। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय कैंटीन ओनर इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम another person, teacher slash student. Any amount received as loan by canteen owner from teacher या student, ब्रैकेट छोड़े,
इन रूल्स के अलावा, अदरवाइज देन बाय, इन रूल्स के अलावा अगर लें तो कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे मैं कहूं यू कैन कम टू माई हाउस अदरवाइज देन बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन के अलावा आप जैसे मर्जी मेरे घर आ जाएं, विल वेलकम यू, लेकिन अगर आप एरोप्लेन लेके आ जाएंगे तो मेरे पास जगह नहीं है उसकी। तो अदरवाइज देन बाय का मतलब ये होता है इसके अलावा। अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, मतलब क्रॉस चेक से लोन देना तो दे दें, कोई मसला नहीं, लेकिन किसके अलावा अगर देंगे, बोले 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 बॉलपॉइंट मुंह से निकाल के, किसके अलावा अगर देंगे? क्रॉस चेक के अलावा देंगे तो मसला है, क्रॉस चेक से देंगे तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल और अदर डिजिटल मींस फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग, जिसके पास एनटीएन है वो दो तरीके से और भी दे सकता है। किस तरीके से दे सकता है? बैंकिंग चैनल से दे सकता है या डिजिटल मींस के जरिए दे सकता है। ये जरा येलो वाला फिक्रा पढ़ें 2-3 दफा। Any amount received as loan by canteen owner, क्रॉस चेक के अलावा, shall be treated as income from। चलें एक आधा मिनट लगा के आप हजरात इस फिक्रे को याद करें, बाकी 3 बुलेट छोड़ दें, लेकिन पूरा फिक्रा याद करें। ये वाले 3 बुलेट अभी छोड़ दें, पहले येलो वाला याद कर लें एक आधा मिनट लगा के। ये येलो वाला जरूर हाईलाइट किया करें ताकि आपको सेक्शन की मेन थीम याद रहे। हैं हाईलाइटर पे? देखें, छोटे भाई का ले आया करें बता के, ठीक है भाई? बैग किधर है? कल से इंशाल्लाह। इस सेशन में तो साथ साथ पढ़ना है, ऐसा ही है ना? यही सोचा था ना? था, है, था, 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 है, था। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज उधार, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज उधार। तो आज के बाद आप कोई भी घर में किसी को उधार पकड़ा रहा हो, आपने फोन बीच में जम मार के क्रॉस चेक। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज उधार बाय अ कैंटीन ओनर अदरवाइज देन बाय इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। Any amount received as loan by a person in a tax year from another person, otherwise then by cross check। अच्छा, क्रॉस चेक किसी से भी आप ले सकते हैं, उसमें आगे उसने नहीं लिखा एनटीएन नॉट एनटीएन, तो आपको पता था क्रॉस चेक एनटीएन वाले से भी क्रॉस चेक में ले सकते हैं और नॉट एनटीएन वाले से भी, इसलिए आगे उसने कुछ नहीं लिखा यहाँ पे। लेकिन इधर उसने क्या लिखा है? बैंकिंग चैनल से लोन सिर्फ किससे ले सकते हैं? जिसका एनटीएन है, और डिजिटल मीन से भी किससे ले सकते हैं? जिसका एनटीएन है। National tax number shall be treated as income from other source for the year in which it was received। Okay, not being a bank का क्या मतलब है? ये लिख लें, बैंक से लोन आप कैश में ले सकते हैं। बैंक से तो लोग लोन लेते रहते हैं, बैंक का काम ही लोन देना है। बैंक से लोन कैश में ले सकते हैं, कोई मसला नहीं।
बैंक से लोन कैश में ले सकते हैं? नॉट बीइंग अ बैंक का ये मतलब है। चलें जी, अब हम गिफ्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, गिफ्ट अब इन काइंड नहीं, गिफ्ट इन काइंड नहीं, गिफ्ट अब किस फॉर्म में होगा? कैश के फॉर्म में। गिफ्ट किस फॉर्म में होगा? अगर आप जिंदगी के किसी मोड़ पे किसी को क्या दें? गिफ्ट दें, किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। तो अगर कैश की फॉर्म में आप किसी को गिफ्ट दें, जिसको आप रोकड़ा कहते हैं, पैसे कहते हैं, कायदे आजम की टोपी वाली तस्वीर कहते हैं, जो भी आप इसका नाम रखते हैं, अगर आप किसी को कैश की फॉर्म में लोन दें, गिफ्ट दें, तो भी वही रूल हैं जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। आपने उसको गिफ्ट किस फॉर्म में देना है? अगर आपके पास एनटीएन है तो आप कैसे उसको गिफ्ट दे दें पैसे? क्रॉस चेक बना के उसे कहें, भाई मैं आपको 20,000 रुपया गिफ्ट देना चाह रहा हूं। एनवलप पैटर्न और ट्रेंड खत्म करें, क्योंकि एनवलप में पड़ा होता है कैश। ओके गाय, तो एनवलप में कैश पड़ा होता है, इसलिए ये जो लिफाफे में डाल के, ये जो बुक शॉप पे लिफाफे मिलते हैं ना, इसको खत्म करें। और ये ट्रेंड कहता है, मुझे पाकिस्तान में जो चल पड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। असल में इससे पता नहीं चलता ना किसने किसको लिफाफे में डाल के क्या दिया, इससे पता नहीं चलता। तो इससे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इस वजह से ये ट्रेंड पाकिस्तान में उसने डिस्करेज किया है। और आपने अगर किसी को गिफ्ट देना है, अब आपके घर वाले दे रहे हैं एक दूसरे को और हुकूमत को नहीं बता रहे, तो उससे हमें क्या कंसर्न। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपने यही रूल्स हैं। क्या कह रहे थे? जाओ, क्यों जाओ दे रहा, पूछो क्यों इस तरह प्यार से? बेटा क्यों क्यों? चलो रहने दो, आजकल लोग बुरा भी बना जाते हैं। बैठ जाओ, चलो पूछ लो जाके, हौसले ना बनाए बुरा। अच्छा, अगर आपने किसी को जिंदगी के किसी मोड़ पे क्या देना है? गिफ्ट देना है, तो यस यू कैन गिव हिम गिफ्ट। कैश गिफ्ट आप उसको दे सकते हैं, लेकिन कैश गिफ्ट से मतलब ये ना समझिएगा कैश, कैश गिफ्ट से मुराद है यू वांट टू गिव हिम मनी, आप उसको पैसे देना चाहते हैं। कैश गिफ्ट से क्या मुराद है? आप उसको, आप पैसे देने का तरीका यह है कि उसको क्रॉस चेक से दे दें, बैंकिंग चैनल से दे दें, डिजिटल मीन से दे दें। और अगर आपके पास एनटीएन नहीं है, यानी आप दादी अम्मा हैं, आपके पास एनटीएन, तो आप उसे फिर क्या करें? क्रॉस चेक से दें। तो यस यू कैन गिव गिफ्ट्स टू अदर पर्संस, बट नॉट in cash form. If you want to give cash, you can give cash through cross check. If you want to give cash, you can give cash through banking channel. If you want to give cash, you can give cash through digital means. If you want to give cash and you are not holding NTN, you must give him cash in the form of cross check. But you should not give the cash in the form of cash. ये बोले साथ वाले के कान में, you should not give him cash in the form of cash. You can't hand him over the rokda, the notes. You can't give him the notes. You have to give him, I will say, no, you have to give him cash. You can give him cash in these modes. इस तरीके से आप उसको कैश दे सकते हैं। ओके, ये वो तरीके हैं जिससे आप उसको कैश दे सकते हैं। अच्छा जी, ये पढ़ें जी कि क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा, ये एनी अमाउंट रिसीव्ड एज
गिफ्ट बाय अ बंदा, अदरवाइज देन बाय shall be treated as income from। अगर आप किसी को मोबाइल देख लिया, चले बहुत अच्छा हो गया, तो थोड़ी देर बाद दिखते रह गए। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट, कोई भी अमाउंट जो बंदा गिफ्ट के तौर पर रिसीव कर रहा है बाय अ पर्सन, किसी भी बंदा, कोई भी बंदा, फ्रॉम एन अदर भी याद रखिएगा, ये भी लिख के आइएगा, फ्रॉम एन अदर, दूसरे बंदे से आप गिफ्ट ले रहे हैं, याद तो सारा करना है। तो क्रॉस चेक के अलावा अगर आप गिफ्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। अच्छा, अच्छा, ये जो यहां पे ना रिलेटिव नॉन रिलेटिव नहीं देखा जाएगा। अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं ना तो रिलेटिव नॉन रिलेटिव नहीं देखा जाएगा। अगर आपके अब्बू भी आपको कैश दे देंगे तो ये जुर्म है, गिफ्ट की फॉर्म में देना ये जुर्म है। तो यहां ये नहीं देखा जाएगा कि अगला बंदा रिलेटिव है या नॉन रिलेटिव है, यहां देखा जाएगा अगले बंदे का एनटीएन है या नहीं है। रिलेटिव नॉन रिलेटिव होना सिर्फ कब देखा जाएगा, रिलेटिव नॉन रिलेटिव होना सिर्फ कब देखा जाएगा, जब गिफ्ट इन काइंड हो, जब गिफ्ट इन काइंड। और अगर गिफ्ट इन कैश है तो फिर रिलेटिव नॉन रिलेटिव होना नहीं देखा जाएगा, फिर पर्सन होल्डिंग एनटीएन या। बहरहाल हमने ये डायग्राम इधर भी बनाई हुई है कि क्रॉस चेक से बैंकिंग चैनल से इफ अ पर्सन इज होल्डिंग एनटीएन, इफ अ पर्सन ओके। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं रही क्योंकि वो अगले सफे पे एक प्रॉपर डायग्राम बन गई है। ओके, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स, डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स। एक नई कंपनी है, उसने शेयर इशू किए हैं, has issued shares. The shareholders have deposited the full payment in cash. Shareholders ने पूरी पेमेंट किस में कर दी है, थोड़ी देर अफसोस कर लो। शेयर होल्डर्स ने पेमेंट किस फॉर्म में कर दी है, याद रखिएगा अगर कभी शेयर होल्डर घर से पैसा लाएं तो उनको कहिएगा कैश की फॉर्म में ना लाएं। अगर उन शेयर होल्डर्स के पास एनटीएन है क्रॉस चेक में ले आए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, और अगर उन शेयर होल्डर के पास एनटीएन नहीं है, मेरे ख्याल से बेचारी कंपनी को ये एंट्री करनी पड़ी है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। बल्कि आपने इंट्रो की क्लास में खाली लफ्ज पढ़ा होगा कैपिटल क्रेडिट। जब बिजनेस शुरू होता था क्या एंट्री होती थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ये कैश में नहीं, अगर बैंक डेबिट हो और साडा कैश लै गए तुसी, अगर बैंक डेबिट होता फिर ठीक है, लेकिन अभी कंपनी ने पैसा किस फॉर्म में मांग लिया। अब हुकूमत को पता ही नहीं चल रहा कौन सा बंदा कितना पैसा लाया था। अगर बैंक से होता तो हुकूमत को पता चलता किसके बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं। सॉरी, try to be professional in studies. Okay guys, we are professional students. What we were selling was selling that Anil Knott's company has issued shares. Shareholder ने सारे पैसे किस फॉर्म में दे दिए, amount received from shareholders is chargeable under the head income from in the hands of कंपनी के हाथों में ये कहां चला जाएगा, क्योंकि कंपनी की क्या मजाल के पैसे किस फॉर्म में ले, कैश की फॉर्म में ले। मोहतरम इसको हाईलाइट कर लें और इसको हाईलाइट करके लिख लें, ये असल में ब्लंडर है मोहतरम। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, कंपनी को इतनी भी शर्म हया नहीं आई कि पैसे किस फॉर्म में ले लेती, क्रॉस चेक की फॉर्म में ले लेती। So very, very, very alarming. This is a very alarming story. This. So we are very sad in this regard. Okay, guys.
एंट्री लिख ली, मैं लिख देता हूँ आगे। कुछ बच्चे हैं आजकल के, जी जी सर आए, आजकल ऐसे भी बच्चे आ रहे हैं मार्केट में, बता रहा हूँ आ रहे हैं। बेटा क्लास उठाना, जी अम्मी, तो बेटा मैं खुद ही उठा लेती हूँ, जी अम्मी उठा लें। वो ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं मार्केट में, बता रहा हूँ ऐसे से आ रहे हैं। बेटा बेल की आवाज आई है, जी अम्मी मैंने भी सुनी है। आ रहे हैं, सीरियसली आ रहे हैं, बैठे होते हैं आराम से। अम्मी जरा नमक पकड़ाइएगा, अम्मी जरा पानी, पेड़ मारे उन्होंने। ओके, तो ये सजा किस वजह से मिली है? क्या आपने किस फॉर्म में लिए हैं पैसे? कैश की फॉर्म में मिले हैं। अच्छा जी, अब हमारा है अगला पॉइंट एडवांस। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? एडवांस। कौन सा चैप्टर है? 11। भाई ये जरा तस्वीर भेज दो उनको। एडवांस। ये भी भाई जो लेट ज्वाइन किया, जिनके पास किताबें देख लें, शायद हम ये किताब में डाल दी हो, एक दो सफ़े आगे पीछे करके देखें मिल जाए, ठीक है, नहीं तो नहीं डाली होगी। अच्छा, नहीं आप लोगों के पास तो नोट्स में नहीं है कोई भी डायग्राम, अभी किताब में इंशाल्लाह हम डाल रहे हैं ऐसा ऐसा सारी चीज़ें। अच्छा, एडवांस। एडवांस के क्या केस है? इधर देखो कोने वाले भाई, इधर। आप कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर किसी बंदे से पकड़ते हैं एडवांस। दुकानदार है, आपने उसको कहा भाई चीनी शॉर्ट हुई है, उसने कहा मुझे भी पता है। तो आपने कहा मुझे चाहिए ना, कहते चलो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूं, तो मुझे पैसे दे दो एडवांस। आपने दुकानदार को पैसे दे दिए एडवांस में। तो पैसे किसको मिले एडवांस में? दुकानदार को, क्योंकि उसने आपको क्या चीज बेचनी थी? चीजें बेचनी थी, गुड्स बेचनी थी, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस। आप लॉयर के पास गए, आपने लॉयर को कहा कि मेरी क्लास में 7 वाला बच्चा बैठा था, उसने मुझे छेड़ा है, मेरे ना ऐसे चिंटी काटी है, तो मैं उसके खिलाफ केस कर रहा हूँ। उसने कहा ज़्यादा हो जाएगी। आपने कहा कर केस, देखी जाएगी। आपने लॉयर को 5,000 रुपया एडवांस पकड़ा दिया। आपने कहा 5,000 अभी पकड़, बाकी केस जीतने के बाद मैं भाग जाऊंगा। 5,000 रुपया अभी पकड़ ले। तो लॉयर ने बोलो कितने पैसे पकड़ लिए? इसको कल हल्का करके लाना, हमें बोझ उठाना पड़ता है। लैपटॉप है, वो मेरी जान निकल गई। मैंने कहा लैपटॉप को इतनी देर से छाल रहे हैं हम। फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो लॉयर ने आपको क्या देनी है? सर्विस देनी है। इसी तरह आप बड़े थके हुए थे, तो आपने किसी बंदे को कहा कि यार ये मगरिब की नमाज के बाद ना आना, जरा मेरे सर पे मालिश कर देना। मैंने कहा पाइजन एडवांस। आपने उसे 100 रुपया पकड़ाया, वो सर्विस देने शाम को आएगा। तो ये जो एडवांस आपने उसको दिया, ये किस लिए दिया? उसने आपको गुड्स देनी है, उसने आपको क्या देनी है? सर्विस, मालिशिंग सर्विस देनी है। लेकिन कई दफा एडवांस दुकानदार को इसलिए भी आप देते हैं कि वो दुकानदार आपको एक ही वक्त में चीजें भी बेच रहा होता है और साथ ही आपको सर्विसेज भी दे रहा होता है। जैसे आपको एसी भी बेच रहा है और एसी इंस्टॉल करके भी दे रहा है, जैसे आपको तेल भी बेच रहा है और साथ मालिश भी कर रहा है। तो एक ही वक्त में वो सेल ऑफ गुड्स भी कर रहा होता है और एक ही वक्त में रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी कर रहा होता है। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही वक्त में आपको घर भी बना के दे रहा होता है अगला बंदा, और उसका मैप भी बना के दे रहा होता है। वो घर भी बना के दे रहा होता है, मैप भी। तो कई एडवांसेस ऐसे हैं जिसमें एक ही वक्त में दुकानदार आपको फॉर सेल ऑफ एडवांस रिसीव कर रहे हैं, दुकानदार एडवांस रिसीव फॉर सेल ऑफ गुड्स। उनको की डायग्राम अभी बनाए। हाँ,
एडवांस रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। यानी एक ही वक्त में एडवांस रिसीव कर रहा है दुकानदार, चीजें भी बेच रहे हैं, और ये जो दोनों एडवांसेस है ना, ये हमारा लॉ कहता है इन पे सेक्शन 39(3) नहीं लगता। मतलब दीज पेमेंट्स कैन बी मेड इन, ये पेमेंट्स आप कैश में करते हैं, कोई मसला नहीं। दुकानदार को आप जाते जाते यार 100 रुपया पड़ गया, रात को जो है वो 100 दाने चीनी के दे जाना मेरे घर, तो आपने इसको 100 रुपया पकड़ा दिया, तो ये एडवांस किस में दिया जा सकता है? कैश में दिया जा सकता है। कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं? चीजें बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। आपने उनको जो पैसे दिए थे, एडवांस दिए थे, क्लासें शुरू होने से पहले दिए थे, और दिए थे प्री रजिस्ट्रेशन, किस फॉर्म में दिए थे? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि कॉलेज वालों ने मालिश, सॉरी कॉलेज वालों ने आपको सर्विसेज देनी है ना, तो सर्विस की केस में क्या होगा? कैश में भी पेमेंट हो सकती है। लेकिन अगर एक ही वक्त में कोई बंदा सेल ऑफ गुड्स भी कर रहा हो और रेंडरिंग ऑफ, तो फिर ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? ऐसी सूरत में उसने कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आपको बेचा, और ऐसी सूरत में सेक्शन 39(3) विल अप्लाई। ऐसी सूरत में सेक्शन 39(3) लगेगा। इसका मतलब क्या है? एक्सेलेंट। अब कैश में पेमेंट नहीं हो सकती। अब जिससे आप घर बनवा रहे हैं, अब उसको चाहिए कि आपको किस फॉर्म में पेमेंट करे, सॉरी आप जिससे घर बनवा रहे हैं, आप उसको किस फॉर्म में पेमेंट करें। अगर आपके पास एनटीएन है तो वही वाले 3 रूल्स, और अगर आपके पास एनटीएन तो फिर, तो इसका मतलब है एडवांसेस के केस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। अब जरा पहले सारा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर आप किसी को लोन दें तो सेक्शन 39(3) लगेगा का मतलब है वो रूल जो सिखाया है वो लगाएंगे। अगर आप किसी को पैसे दें जेब से निकाल के, तो बेहतर है पैसे ना दें, चेक वगैरह दें, वो रूल लगेगा। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं और कंपनी शुरू होने लगी और कंपनी को पैसा दे रहे हैं, वो तो कैपिटल होता है, वो वापस करना होता है सॉर्ट ऑफ, जब कभी कारोबार बंद हो, लेकिन वो भी कंपनी के इनकम में चला जाएगा अगर आपने वो किस फॉर्म में दिया है, यानी सेक्शन 39(3) को वायलेट करके दिया। लेकिन अगर अपने छोटे मोटे दुकानदारों को आते जाते पैसे पकड़ा दें, यार ये पैसे पकड़ो, शाम का घी का डब्बा दे जाना मेरे घर। अगर आप कॉलेज वालों को कहते हैं ये 2000 पकड़ो, जरा मैं पेपर दे के आया, उसके बाद क्लासें शुरू करवा देना। अगर आप इतने छोटे मोटे एडवांस देते रहते हैं लोगों को, चाहे वो अमाउंट मिलियंस में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये छोटे मोटे पैसे देते रहते हैं लोगों को, छोटे मोटे एडवांस देते रहते हैं, तो आपने 2 मिलियन किसी को पकड़ा दिया, यार वो बाद में गाड़ी दे जाना मुझे, आपने होंडा एटलस कार्गो का ये पकड़ो 1 करोड़ रुपया, मुझे 2 दिनों बाद 4 दिनों बाद गाड़ी चाहिए, तो कोई मसला नहीं, ये सेल ऑफ गुड्स हो रही है। सेल ऑफ गुड्स में कैश ट्रांजैक्शन की इजाजत है, क्योंकि वरना इस तरह बिजनेस करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था, तो इसलिए उसने थोड़ी बहुत इजाजत दे दी। तो अगर आप एडवांस में किसी को पैसे पकड़ाएं तो यस यू कैन पकड़ा दे हिम पैसे इन एडवांस, नो प्रॉब्लम, आप कैश में दे दें। इन दोनों में तो हमें फिर खुशी होनी चाहिए ना, रिलैक्सेशन अवेलेबल है। क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है? सेक्शन 39(3) तो बड़ा भयानक था, वो कहता था कि चीजें अदर सोर्स में लेके जाओ। सेक्शन 39(3) जो भी हम पढ़े हैं सुबह से बार बार लोन, ये उसमें आखिरी लाइन लिखी हुई है, इस चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो 39(3) तो बड़ा भयानक है, कहते हैं इनकम में डालो, लेकिन 39(3) विल नॉट अप्लाई का क्या मतलब है? रिलैक्सेशन है, यानी ये पैसे इनकम में, these payments can even be made in, these payments can be made in cash as well। लेकिन अगर आप एक ही वक्त में एक बंदे को चीजें भी बेच रहे हैं और, तो फिर ऐसी सूरत में सेक्शन 39(3) अप्लाई होगा। अब इसकी तस्वीर खींच लें, ये या फिर यूट्यूब से लेक्चर ले लीजिएगा, जो भी आपने करना हो। किताब में इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी डायग्राम डाल देंगे। हाँ जी, ईदी तो गिफ्ट है ना, तो वो कैश में नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन असल में वो कैश में मिल जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना आप लोगों को इतना, क्योंकि आपको पता है 0 से 6 लाख वाले की इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। तो अगर ईदी आपको मिल भी गई है तो कितने लाख, 3-4 लाख मिल गई होगी, ज्यादा होगी अच्छा चलो 20-25 हज़ार मिल गई होगी, तो 6 लाख से कम है, कोई मसला नहीं।
ठीक है। बहरहाल ये इस क्लास के अंदर वो ये वाले मशवरे नहीं हो रहे। अच्छा चलें आगे चलें। ओके, इसी को देख रहे हो, रोजे खत्म हो गए हैं, वो पानी देखें, आगे चलें। अच्छा अब इसको ज़रा देख लें, पढ़ लें, समझ लें। आज तो हमारी ब्रेक लग गई है, आज तो हमने कोई थ्योरी पढ़ी नहीं। ये प्रिंसिपल रूम है साथ इसके बिल्कुल बैक में ना प्रिंसिपल रूम है, उस जाके एप्लीकेशन दें, उनको कहें ये आज हमें थ्योरी नहीं पढ़ाई, याद क्या करेंगे घर जाके हम। ये इधर आपको टीचर को समझाएं, थोड़ा पढ़ा के भेजा करें घर में, वो घर में जाके पढ़ने के लिए भी कुछ हो। ठीक है, ये 2-4 बंदे ना एप्लीकेशन लेके भी जाएँ क्लास के बाद कि ज़रा हमें थोड़ा सा पढ़ाया करें। ये इस तरह शुगर लगा के बुलाते हैं और बस हल्का फुल्का करा के भेज देते हैं घर, घर जाके कुछ पढ़ने को भी नहीं होता। कौन कौन चला जाएगा क्लास के बाद? अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म दिल से मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, एनी अमाउंट, और बोलो, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और रिसीव्ड एज, लेकिन ये एडवांस कौन सा वाला, ये मैं आपको आज बताने लगा हूं। मैंने इधर इसलिए नहीं डाला हुआ कि लॉ में नहीं लिखा हुआ, इसकी एक्सेप्शन अगले सफ़े पे है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस एडवांस से कौन सा वाला मुराद है। इस एडवांस से मुराद खाली सेल ऑफ गुड्स वाला एडवांस नहीं है। बॉल से निकाल के इस एडवांस से मुराद खाली रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वाला एडवांस नहीं है। इस एडवांस से मुराद सिर्फ वो वाला एडवांस है जिसमें आप सेल ऑफ गुड्स भी कर रही हो एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हो एक ही वक्त के अंदर। आप सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर रहे हैं। क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने ये? मेहरबानी। सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ये लटकाया हुआ है एक डंडा अपने कमरे में आपने? अच्छा, छोटे भाई के लिए सेल ऑफ गुड एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जी, सब सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। अगला सफा, सब सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। ये तो क्या हो गया, रिलैक्सेशन होगी टैक्स पेयर के लिए। मौजा ही मौजा, अकल नहीं, सॉरी, ये तो रिलैक्सेशन होगी ना टैक्स पेयर के लिए। सब्जेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। टैक्स पेयर सुन ले तू, तेरे पे सेक्शन 39 का 3 नहीं लागेगा अगर दुकानदार तुझे एडवांस मिला क्योंकि तूने उसको चीनी बेचनी है, या और नहीं, या बोले, या फेल्ट, ये कराऊं? फेल्ट? ओके, तो subsection 3 shall not apply to an advance for sale of goods or rendering of service। तो लिखें, अगर सेल ऑफ गुड या सर्विस के लिए एडवांस दें तो वो कैश में दे सकते हैं। अगर सेल ऑफ गुड या सर्विसेज के लिए कैश दें, अगर सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए एडवांस दें, या और या अगर सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए एडवांस दें तो वो कैश में दे सकते हैं, तो वो कैश में दे सकते हैं, तो वो कैश में दे सकते हैं। कितनी देर वॉक करते हैं आप लोग रोजाना? 45 मिनट। इसको ऐसा ऐसा काम करें करते हैं ना, थोड़ा बहुत कर लिया करें, वॉक जरूरी होती है, वरना देख लें साथ वाले के लात। ओके,
सब्सिशन 3 शेल नॉट अप्लाई, सब्सिशन 3 नहीं लगेगा। अगो आपने एडवांस ले लिया फॉर सेल ऑफ गुड्स, और कॉन्ट्रैक्ट 3 किस्म के पड़े ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड। एंड in the first two contracts, if seller is receiving advance, the payment can be made by buyer through any mode, कैश में भी दे सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेल ऑफ गुड्स है ना, और इसमें सिर्फ, लेकिन अगर दोनों चीजें इकट्ठी हों, then section 39(3) will apply, otherwise it will be treated as income from other source. Done? Okay. अब ये देखें जरा पास्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 4, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशन। ये ना कहेगा आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशन। सिचुएशन अब पता नहीं उसने क्या गंभीर बनाई है या आसान सी है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की 32 में आपने इसका जवाब देना है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2020 के साल में सादिक को एक फ्लैट मिला है, गिफ्ट, फ्लैट गिफ्ट मिल गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज दोस्त मुमताज अलवी। मुमताज तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मैं तुम्हारे लिए फ्लैट लाया हूं। ओह, the flat was located in a posh area of sun, moon, sorry, Lahore. ये ऐसा ऐसा चांद पे प्लॉट मिलना शुरू होंगे आप लोगों को। The flat was located in the posh area of Lahore and its fair market value at the time of gift was 4.5 million. Discuss the tax treatment of the flat received by Sadiq. बताते हैं जी फ्लैट क्या है, पैसे हैं या गिफ्ट इन काइंड है? आप बताएं, ऊपर वाला डायग्राम लगेगी या नीचे वाली डायग्राम लगेगी? ऊपर वाली डायग्राम लगेगी। तो लिखें फ्लैट विच इज अ गिफ्ट इन काइंड, फ्लैट विच इज अ गिफ्ट इन काइंड इज received by Sadiq from his friend. जी कितना लिखे, क्या लिखे? So it is chargeable, so 0.45 million is chargeable, so 0.45 million is chargeable to tax. अच्छा, so 4.5 million is chargeable to tax. Under the head income from other source, because Mumtaz Alvi is not our relative, because Mumtaz Alvi is not our relative. आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। Mr. Anil is constructing, Mr. Anil अपना क्या बना रहा है? घर बना रहा है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, उसके पास पैसे खत्म हो गए। ही इंटेंड्स टू टेक अ पर्सनल लोन, वो एक लोन लेना चाहता है 5 लाख का कामरान से। कामरान वैसे लोगों को लोन देता रहता है, वो कामरान से लोन लेना चाहता है। He has been advised by one of his friend, किसी तीसरे बंदे ने उसको बताया that such a loan,
कहते हैं मैं एक दफ़ा कैफ की क्लास में बैठा हुआ था, कुछ दोपहर के 3 बजे थे। किसी बंदे ने आके कहा था कि लोन कभी कभी इनकम में चला जाता है, ध्यान रखिए जरा। ही हैज बीन एडवाइज्ड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड ने उसको कहा है दैट लोन मे बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। कहते हैं मैंने सुना था कि लोन कभी कभी इनकम में चला जाता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अनिल, आप अनिल को आप अनिल को बताएं कब लोन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। येलो वाली लाइन याद है? चलें येलो वाली लाइन देखते हैं, कब लोन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका कारोबार ही लोगों को लोन देना है, बिजनेस है मनी लेंडिंग का, लेकिन ये बैंक नहीं है। वो हमने कहा था बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो स्टेट बैंक के अंडर आते हैं, ये स्टेट बैंक के अंडर नहीं आता। ये तो वैसे ही इसने लोगों को लोन देने का काम पकड़ा हुआ है, अमीर इंसान होगा लोगों को लोन देता, ये बैंक नहीं है, ये तो इंडिविजुअल है मिस्टर कामरान। तो लिखें एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, पहले ये लिखें एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अनिल from another person by Anil from another person के साथ ब्रैकेट में मुमताज नहीं, सॉरी वो अदर पर्सन कौन है? कामरान। येलो वाला पढ़ा हूं, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ पर्सन फ्रॉम कामरान otherwise then by क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन बैंक और बैंकिंग चैनल और थ्रू अदर डिजिटल मीन्स, बैंकिंग चैनल और थ्रू अदर डिजिटल मीन्स फ्रॉम अ पर्सन holding NTM shall be treated as income from other source। अच्छा, therefore if loan is received by Anil in violation of above provision, then it will be chargeable as income from other source। ठीक है, चलें।